कविता मुंबई के इस 22वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी कविता पाठ और वक्तव्य का है। और आज जो दो कवि हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय चंद्रेश्वर जी हैं लखनऊ से और आदरणीय शंभू बादल जी रांची से। और आप दोनों के कविता पाठ के बाद आदरणीय कौशल किशोर जी अपना वक्तव्य देंगे। कौशल जी लखनऊ से हैं। और एक खास बात यह है आज के कार्यक्रम में कि आज सभी वरिष्ठों का यहाँ मिलन हुआ है। एक तरह से आमतौर पर युवा कवि और वरिष्ठ कवि एक तरह से मिक्स रहता है। आज एक खास बात है और आज श्रोता के रूप में एक और वरिष्ठ हमारे बीच हैं, आदरणीय जितेंद्र कुमार जी। आपका भी स्वागत है जितेंद्र जी। तो अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आदरणीय चंद्रेश्वर जी को आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए। लेकिन इससे पहले कि आप कविता पाठ शुरू करें, मैं आपका परिचय दे दूं। 30 मार्च 1960 को बिहार के बक्सर जिले के एक गांव में आपका एक कृषक परिवार में जन्म हुआ। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज से चयनित होने के बाद 1996 में आपने बलरामपुर के कॉलेज से अपना प्राध्यापक के रूप में करियर शुरू किया और 26 साल शिक्षण कार्य करने के बाद 2022 में आप विभागाध्यक्ष के तौर पर रिटायर हुए। फिलहाल लखनऊ में रहकर आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। हिंदी भोजपुरी की लगभग सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आप 1982-83 से छपते आ रहे हैं। कविता और लेख दोनों ही आपने लिखे हैं। अब तक आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं। 3 कविता संग्रह हैं। अब भी 2010, सामने से मेरे 2017 और डुमरांव नजर आएगा 2021 में प्रकाशित हुए। एक शोधालोचना की आपकी पुस्तक है भारत में जन नाट्य आंदोलन 1994 में आया। यह आपके पीएचडी रिसर्च पर आधारित किताब थी। एक साक्षात्कारों की किताब है आपकी इप्टा आंदोलन कुछ साक्षात्कार, 1998 में ये किताब आई। और भोजपुरी कथेतर गद्य की 2 पुस्तकें आपकी हैं, हमार गांव और आपन आरा, ये 2020 और 23 में क्रमशः आई। और हिंदी में भी एक कथेतर गद्य की आपकी किताब है मेरा बलरामपुर। सम्मान आपको बहुत से मिले हैं, जिनमें प्रमुख हैं भोजपुरी कथेतर गद्य कृति हमार गांव पर सर्वभाषा सम्मान 2024 और रेवांत साहित्य गौरव सम्मान 2024। तो इस तरह से आपका एक रचनात्मक व्यक्तित्व रहा है। तो स्वागत है आपका आदरणीय चंद्रेश्वर जी कविता पाठ के लिए। लेकिन इससे पहले कि आप कविता पाठ शुरू करें, एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा। आपकी जो कथेतर गद्य की किताबें हैं, आमतौर पर ये एक स्मृतियों पर आधारित यानी संस्मरणात्मक पुस्तकें हैं। जीवन के अलग अलग कालखंडों को आपने इन किताबों में याद किया है। बहुत कुछ बदलाव इस बीच हुआ है। आप इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? पहले का जो समय था और जो अब का है उसमें बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारा जो दैनंदिन का जीवन हो या सामाजिक और राजनीतिक जीवन हो, सब में एक फर्क दिख रहा है। अभी 2 दिन पहले होली का त्योहार गुजरा, तो मैं सोच रहा था कि बचपन में हम लोग एक झुंड बना के हुल्लड़ करते हुए निकलते थे। तो क्या अभी भी इस तरह की चीजें हैं? नहीं, अभी तो जो पहले का माहौल था गांव में वो नहीं दिखता है। अब पहले पूरे गांव में एक सौहार्द का वातावरण होता था, मेल मिलाप का माहौल होता था। तो बहुत सारी चीजों को राजनीति ने विकृत किया है। जो हमारा गांव का समाज हो या शहर का, जो नागरिक समाज को राजनीति ने बांटने का काम किया है। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से लोगों में प्रेम की भावना कम होती जा रही है और घृणा प्रबल होती जा रही है। बिल्कुल। और ये तो आज की राजनीति के हम प्रत्यक्ष गवाह हैं। और
होली जैसे त्योहार पर भी बहुत लोग घर में बैठे रहना पसंद करते हैं। जी पर जी ठीक जी। है, अब उन यादों के सहारे ही हम लोग जीवन गुजारेंगे बचा हुआ। यहाँ तो अब तो मैं शहरों में भी लोग घर से बाहर निकलने में अब डरते हैं रंग खेलने में। रंग रंग खेलने में डरते हैं। अब जो कुमार विकल की कविता की किताब थी, जो रंग खतरे में है, जी जी। तो वास्तव में रंग खतरे में है। अब रंग प्रेम का संदेश नहीं दे रहे हैं, तब जी वो डराने का काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा फर्क आया है। साहित्य जोड़ने का काम करता है, जबकि राजनीति बांटने का काम करती जी है। जी जी सर। तो इसलिए मैं कहता हूं, साहित्य जोड़ है और राजनीति घटाव है। बिल्कुल 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 सही बात, बिल्कुल जो सही। मतलब आज की बुर्जुआ पॉलिटिक्स है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है। जी जी। इस बीच भास्कर चौधरी पधारे हैं। आपका स्वागत है भास्कर जी। नहीं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और हमारी जी जी कविताओं का उन्होंने पाठ भी किया है, वीडियो बनाया है जी जी जी। अपने बहुत ही साफ और सुंदर आवाज में। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत से वीडियो उनके हैं। और वो तो कविताओं का अनुवाद भी बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कवि भी अच्छे हैं। कवि तो है, सवाल ही नहीं है। जी जी। गद्य भी लिखा है थोड़ा। हाँ, लिखा है। तो जी जी, तो जी कविता पाठ शुरू करें सर। हाँ जी। तो बहरहाल मैं हिंदी और भोजपुरी दोनों में आजकल लिख रहा हूँ, जी जी कविताएं भी और कथेतर गद्य में भी। तो मैं सामने से मेरे से दो तीन छोटी कविताओं का पहले पाठ कर रहा हूँ। जी जी स्वागत। एक मेरी कविता है, छोटी सी, उसका शीर्षक है तुम्हारा डर। एक हाथी जितनी जगह छींकता है, उसमें असंख्य चींटियां रह लेंगी। एक हाथी जितनी जगह छींकता है, उसमें असंख्य चींटियां रह लेंगी। एक राजा की बड़ी हवेली के नीचे जो ढकी है पृथ्वी, उतनी पृथ्वी पर तो बसाई जा सकती है जरूरतमंद इंसानों की एक पूरी बस्ती। तुम इतने बड़े क्यों बने? तुम इतने बड़े क्यों बने कि तुम्हारा डर भी बनता गया बड़ा? छोटे आदमी का डर होता होगा निश्चय ही छोटा। बढ़िया। इसी तरह से मेरी एक दूसरी कविता है, सरल होना कठिन। सरल होना, सरल होना किसी अपराधी, माफिया और डॉन के आगे बिछ जाना नहीं। सरल होना किसी अपराधी, माफिया और डॉन के आगे बिछ जाना नहीं। सरल होना अपना आत्मसम्मान गिरवी रख देना नहीं। सरल होना गंदे नाले या गटर के पानी के साथ बहना नहीं। सरल होना अगर धूर्त होने की छूट नहीं देता तो बेवकूफ़ भी नहीं बनने देता। सरल होना मानवीय होना है कुछ ज़्यादा। सरल होना कुछ मानवीय होना है ज़्यादा। सरल होना उतना ही कठिन है। सरल होना उतना ही कठिन है जितना खींचना कोई सरल रेखा। सरलता ओढ़ी नहीं जाती, सरलता ओढ़ी नहीं जाती जैसे महानता। इसी तरह से एक और छोटी कविता है, पिता। चाटुकार कब नहीं थे? चाटुकार कब नहीं थे? कब नहीं रही कला चाटुकारिता की? इस कला में खास मायने रखती है क्रिया चाटने की। चाटुकार चाट डालते हैं अपने आकाओं के नख से लेकर शिख तक। चाटुकार चाट डालते हैं अपने आकाओं के नख से लेकर शिख तक, तलुए से लेकर दिमाग तक। इस कला में होती है बहुलता अतिशयोक्ति की। इस कला में होती है बहुलता अतिशयोक्ति की, छद्म प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की। अगर मारे कोई चूहा, अगर मारे कोई चूहा
तो कहना पड़ता है उसे शिकारी, बब्बर शेर का, रक्तपाई को रक्तदाता, रक्तपाई को रक्तदाता। और कहना पड़ता है अन्नदाता उसे ही, और कहना पड़ता है अन्नदाता उसे ही जो दावे बैठा है अन्न सबके हिस्से का पीढ़ियों से। इसी तरह से एक और कविता है छोटी सी, हम अन्नदाता कहेंगे तुम्हें। पुरानी बात है, पुरानी बात है, हम कवच कुंडल के साथ ही उतरवा लेते हैं वक्त की त्वचा भी। पुरानी बात है, हम कवच कुंडल के साथ ही उतरवा लेते हैं वक्ष की त्वचा भी। कभी आवश्यक हुआ तो मांग लेते हैं देह की समूची हड्डियां अपने सुरक्षित वर्तमान और भविष्य के लिए। हत्या भी जायज है हमारे लिए किसी निर्दोष की। हम अन्नदाता कहेंगे तुम्हें, हम अन्नदाता कहेंगे तुम्हें, और तुम आत्महत्या के लिए होगे विवश। हम अन्नदाता कहेंगे तुम्हें और तुम आत्महत्या के लिए होगे विवश। हमें गर्व है, हमें गर्व है अपनी पुरानी बात पर। अगर सीखना है तो अगर सीखना है तो सीखे कोई हमसे गर्व करना। इस तरह से एक कविता है। क्या उसी तरह जिस तरह रोता है कोई बूढ़ा पिता, जिस तरह रोता है कोई बूढ़ा पिता अपने एकांत में कठिन दिनों को झेलते हुए, क्या उसी तरह रोता होगा परम पिता भी कठिन दिनों में। जिस तरह तलब लगती है थकान के बाद चाय या बीड़ी की, एक रिक्शावान को, एक गाड़ीवान को, एक हलवाहे को, गिट्टी तोड़ने वाले एक मजदूर को, कविता लिखने वाले हिंदी कवि मुक्तिबोध या मनमोहन को, क्या उसी तरह लगती होगी तलब बीड़ी या चाय की परम पिता को भी। जिस तरह अपने शिशु का चूमती है माथा, जिस तरह अपने शिशु का चूमती है माथा, अपनी पूरी उष्मा होठों पर लाकर एक माँ उसी उष्मा से चूम पाएगा कभी किसी शिशु का माथा परमपिता भी। क्या परमपिता का भी दिल होता होगा, क्या परमपिता का भी दिल होता होगा निर्भया के पिता की तरह। हाँ, कविता है एक और, न हो सामना घटाओ से। मैंने प्यार किया है, मैंने प्यार किया है तो घृणा कौन झेलेगा। चुने खूबसूरत फूल मैंने, चुने खूबसूरत फूल मैंने तो उलझेगा गमछा किसका कांटों से। मैंने प्यार किया है तो घृणा कौन झेलेगा। चुने खूबसूरत फूल मैंने तो उलझेगा गमछा किसका कांटों से। बनाए अगर मित्र मैंने तो शत्रु कहाँ जाएंगे। बनाए अगर मित्र मैंने तो शत्रु कहाँ जाएंगे। सुख ने सींचा है मुझे, सुख ने सींचा है मुझे तो तोड़ा है बार बार दुख ने। मेरे जीवन में शामिल है सोहर तो मरसिया भी। ऐसे कैसे होगा कि जोड़ता चला जाऊं, ऐसे कैसे होगा कि जोड़ता ही चला जाऊं। न हो सामना घटाव से, लिया है जन्म तो कैसा डर मृत्यु से। लिया है जन्म तो कैसा डर मृत्यु से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, इसी तरह से इस संग्रह की एक कविता है बहुत छोटी सी, हरियाली का सफर। जिस जगह से उखड़ कर जाता है पौधा, जिस जगह से उखड़ कर जाता है पौधा, जिस जगह को दूसरी तीसरी चौथी या पांचवी बार हर बार कुछ मिट्टी बची रह जाती है उन जगहों की उसकी जड़ों में। जिस जगह से उखड़ कर जाता है पौधा, जिस जगह को दूसरी तीसरी चौथी या पांचवी बार हर बार कुछ मिट्टी बची रह जाती है उन जगहों की
उसकी जड़ों में, जिन जिन जगहों से उखड़ता है वह। इस तरह पौधे के साथ साथ सफर करती रहती है मिट्टी भी। मिट्टी से मिट्टी का यह महामिलन ही, मिट्टी से मिट्टी का यह महामिलन ही साक्षी है हरियाली का। इस तरह से एक और सामने से मेरे से आखिरी कविता है। कलियुग में त्रेता युग का रहस्य। राम की प्रतिमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात से पता चलता था कि वह जन जन का हृदय सम्राट, जन जन के हृदय से विस्थापित होकर सिमट गया है प्रतिमा तक केवल। राम की प्रतिमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात से पता चलता था कि वह जन जन का हृदय सम्राट, जन जन के हृदय से विस्थापित होकर सिमट गया है प्रतिमा तक केवल। यह त्रेता युग की वापसी नहीं थी, विशुद्ध माया थी यह। कलयुग विस्तार पा रहा था, इससे 16,000 गुना रात भर में ही दन दनादन। यह खुला खेल था फर्रुखाबादी अंदाज में, यह खुला खेल था फर्रुखाबादी अंदाज में। सत्ता सत्ता का, ऐसी माया सत्ता की सिर्फ राजा राम का ही नहीं कर रही थी इस्तेमाल, सिर्फ राजा राम का ही नहीं कर रही थी इस्तेमाल। वो हाथ धोकर पड़ी थी पीछे गांधी, भगत सिंह, पटेल और अंबेडकर के भी। इनकी प्रतिमाओं की जैसे जैसे बढ़ती जाती थी संख्या, इनकी प्रतिमाओं की जैसे जैसे बढ़ती जाती थी संख्या, वैसे वैसे दफन होते जाते थे जमीन की 7 परतों के भीतर इनके विचार। हम एक ऐसे दौर में थे जीने को लाचार, हम एक ऐसे दौर में थे जीने को लाचार, जब संस्कृति का मतलब रह गया था, जब संस्कृति का मतलब रह गया था विचार का बदलते जाना पाषाण में। मेरा पहला संकलन है, अब भी उससे एक कविता पढ़ रहा हूँ, हत्यारे। किसी शोक सभा की पहली कतार में दिखते हैं हत्यारे, किसी प्रार्थना में होते हैं शामिल सबसे ज्यादा। किसी शोक सभा की पहली कतार में दिखते हैं हत्यारे, किसी प्रार्थना में होते हैं शामिल सबसे ज्यादा। अब उनकी पीठ पर गोदाम नहीं होता बारूद का, हाथों में लपलपाती नहीं तलवारें। दिन ब दिन कठिन होती जा रही है उनकी पहचान। वे अब अगले दरवाजे से होते हैं दाखिल दोस्त की तरह हमारे आंगन में। हमें पता तक नहीं कि वे बैठे हैं छिपकर स्कूली बच्चों की पीठ पर लदे बस्तों में, किसानों के खेतों की हराइयों में पड़े खाद में, बीज में, रोगियों की दवाओं में, मीठे पानी के स्रोत वाले कुओं में। अब वे फुदकने लगे हैं हर वक्त हमारी जिंदगी में, गौरैये की शक्ल में। भरे बाजार में नायक की तरह दिखते हैं हत्यारे। हत्यारों को प्राप्त है आशीर्वाद सज्जनों का। एक कविता है, काश वह बेटा होती। एमए पास उस औरत की फाइल में कुछ भी नहीं रखा है तरतीब से, जैसे उसकी याददाश्त। मूल प्रमाण पत्रों की जर्जर हालत, इस उम्र में भी वह कर रही है भाग दौड़ नौकरी के लिए। मर्द घर में डराता धमकाता है, बाहर दुनिया का कर रखा है पैदा आतंक। मानो बाहर दफ्तरों में लोग नहीं काम करते हों, बाघ, भालू, शेर या रीछ इकट्ठे हों चौक चौराहों पर गिद्धों के झुंड। अथाह ऊर्जा से भरी औरत चाहती है मुक्ति, सिर्फ रोटी बेलन चूल्हा चौकी की सीमित दुनिया से। घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर नथनों और फेफड़ों में भरना चाहती है भरपूर ऑक्सीजन। वह ससुराल में आने के बाद भी मरती है मायके के लिए, बनना चाहती है माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी। काश वह बेटा होती, काश वह बेटा होती। उसका पति पूरे मन से नहीं करता सहयोग, उसकी फाइल को कर देना चाहता है गुम जिसमें बसती है
उसकी जान, जिसमें बस्ती है उसकी जान। इसी तरह से अगर समय हो तो मैं एक दो हाँ, कविताएं बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत अपनी स्वागत। नहीं सुना सकता हूँ। जी, स्वागत। अभी पिछले साल पाखी में मेरी कुछ कविताएं छपी थी, जिसमें एक कविता मेरी है, बाबा जिंदा शाह की मजार। यही थे पुराने इमली के पेड़, यही थे पुराने इमली के पेड़, छायादार कतारबद्ध सड़क के उत्तर किनारे गांव की तरफ, जिनकी शाखें कभी हुआ करती थीं शरण्य हजारों बगुलों और कबूतरों की, प्रवासी पक्षियों की। अब जाने में कहाँ होंगे, जरूर ढूंढ लिए होंगे अपना नया बसेरा। इन्हीं छायादार इमली के पेड़ के नीचे लगती थी कुजड़ों की सब्जी मंडी। इनके ऐन सामने ही दक्षिण की तरफ हुआ करती थी सड़क के उस पार बाबा जिंदा शाह की मजार, जहाँ वे एक कच्ची पतली जहाँ से एक कच्ची पतली सड़क जाती थी बगीचे और बधार की ओर। यह दृश्य कुछ साल पहले के हैं और दर्ज हैं मेरी स्मृतियों में। अब बाबा जिंदा शाह उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं जेसीबी मशीन से एक सरकारी जमीन में। अब बाबा जिंदा शाह उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं जेसीबी मशीन से एक सरकारी जमीन में। कुछ श्रद्धालुओं का मानना है कि वे विकास की बलि चढ़ गए हैं। यह ऐसा ही दौर है जब एक शहीद को होना पड़ा है, यह एक ऐसा ही दौर है जब एक शहीद को होना पड़ा है दोबारा शहीद। अब 2 लेन सड़क बदल चुकी है, 4 लेन हाईवे 922 के नाम से 4 लेन में गांव के किनारे की सड़क पर दोनों तरफ दूर दूर तक दुकानें ही दुकानें, बगीचे और बधार में बस रही हैं नई नई बस्तियां। बगीचे और बधार में बस रही हैं नई नई बस्तियां। कृषि योग्य भूमि निरंतर सिकुड़ती जा रही है और कुंभरी नदी जिसमें जल थिराया रहता था, जेठ के महीने में भी वह सूख कर कांटा हो गई है। अब वह रहेगी हमारी पीढ़ी की स्मृति में। पानी अतीत है जिसका, पानी अतीत है जिसका। आबादी बढ़ गई है आसपास के गांवों के, सब बसना चाहते हैं 4 लेन के किनारे। गांव में अब ढूंढना पुराना गांव, गांव में अब ढूंढना पुराना गांव कितना मुश्किल। वाह, जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कविताएं तो बहुत सारी हैं लेकिन समय का अभाव है। जी, शंभू जी को भी पढ़ना है। आप एक सुना दीजिए, लास्ट एक सुना दीजिए सर। सुनाइए। एक अभी पाखी में ही जी, पाखी में ही अभी पिछले साल सितंबर में कविताएं छपी थी, पानी पर 4 कविताएं, जिसमें एक कविता पानी पर जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। जी, स्वागत। पानी ही कविता का शीर्षक है, पानी ही। इधर देश में लंबे चले चुनाव में, इधर देश में लंबे चले चुनाव में, घर से बाहर तक मुझे सबसे ज्यादा फिक्र हुई तो पानी को लेकर। इधर देश में लंबे चले चुनाव में, घर से बाहर तक मुझे सबसे ज्यादा फिक्र हुई तो पानी को लेकर। सब जगह दांव पर लगा दिखा पानी ही, सब जगह दांव पर लगा दिखा पानी ही। बेवजह गांवों की गलियों से लेकर शहरों की कॉलोनियों तक में किया जा रहा था नष्ट पानी ही। ऐसे में पानी को पानी की तरह देखना, ऐसे में पानी को पानी की तरह देखना रह गया था एक दुर्लभ दृश्य प्रकृति का। कितना फरेब था शामिल लोगों के जीवन में, कितना फरेब था शामिल लोगों के जीवन में, जहाँ सब बातें करते थे पानी को पानी की तरह बचाने की, जहाँ सब करते थे बातें पानी को पानी की तरह बचाने की, पर तो होता जा रहा था नदारद पानी ही। पानी सिर्फ तालाबों, कुओं, बावड़ियों, नदियों से ही नहीं जा रहा था रसातल में, पानी हर आदमी के चेहरे से भी उतर रहा था तेजी से। इतना कुछ के बाद भी, इतना कुछ के बाद भी पानी के लिए बेरहम थे ज्यादातर लोग। पानी से ही सब होना था, पानी से ही सब होना था, फिर भी मारने पर उतारू थे लोग।
पानी को ही। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। जीवन की, समाज की विसंगतियों को चित्रित करती हुई कविताएं और आज की राजनीति और उससे जिस तरह से सारा माहौल प्रभावित हो रहा है, बहुत ही सशक्त तरीके से आपने रखा। और आखिरी कविता ने तो रहीमन पानी राखिए की याद दिला दी। जी जी। मनुष्य के जीवन में जो चरित्र नाम का पानी होता है उसका बहुत अभाव होता है। ये शंभु बादल के समकालीन कविता का महाविशेषांक निकाला है। जी आ गया। अच्छा, वो कर रहे थे काम उस पे, मुझे पता था। इसमें हमारी कविताएं शामिल हैं। फिर इधर ये भरत प्रसाद ने देश धारा का अंक निकाला है। जी जी जी, बढ़िया। इसमें भी कविताएं शामिल हैं। फिर इसी तरह से ये अन्वेषा का अंक आया है, बहुत भारी भरकम। जी, काफी मोटी किताब है ये, इसमें बहुत। कविता कृष्ण पल्लवी ने इसमें मेरी कविताओं को भी शामिल किया है। जी जी, और इधर बहुत बधाई आपको। जी, तो इधर कई पत्रिकाओं में कविताएं आई हैं जो मेरे अगले कविता संग्रह में शामिल होंगी। अच्छा, अगला संग्रह भी आने वाला है लगता है। जी जी हाँ, चौथा संग्रह आने वाला है। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। बहुत सक्रिय हैं आप, मेरा ख्याल है रिटायरमेंट के बाद। लगातार लिख आप लिख रहे रहे हैं, हैं। लगातार लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। मैंने ये आरा की तासीर है जमीन आरा की, की तासीर जी, जहाँ जितेंद्र कुमार जी रह रहे हैं और वहाँ के सबसे सीनियर साहित्यकार हैं। तो आरा वो भी साहित्यकारों की भूमि रही है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 उर्वर जमीन रही है आरा की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कार्यक्रम और आगे बढ़ाइए। जी सर, शुक्रिया शुक्रिया चंद्रेश्वर सर। जी जी अब जी। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शंभू बादल जी। आज के समय के वरिष्ठ कवि हैं और जितने वरिष्ठ हैं उतने ही सक्रिय भी हैं। और अभी अभी जैसा कि चंद्रेश्वर जी ने एक प्रसंग का अंक दिखाया, बड़ी संख्या में समकालीन कवि जो है उसमें शामिल हैं। बहुत शिद्दत से प्रोजेक्ट चल रहा था और अब पूरा हुआ, ये समाचार मिला। बहुत बधाई शंभू बादल जी आपको। मैं बादल जी का परिचय दे दूं। हजारीबाग झारखंड में आपका जन्म हुआ 1945 में। एमए हिंदी आपने किया 1965 से ही लिखना आपने शुरू कर दिया। और 1969 में पहली बार आप छपे संभावना पत्रिका में। आपकी कृतियां हैं, एक लंबी कविता की एक पुस्तक है, यानी उस किताब में एक ही कविता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, पैदल चलने वाले पूछते हैं। और मौसम को हाथ चलो, सपनों से बनते हैं सपने, ये भी कविता संग्रह आपके हैं। आलोचना की पुस्तकें आपने लिखी हैं और आपकी बहुत सारी कविताएं गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी आदि विभिन्न भाषाओं में अनुदित। आपने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है, संभावना, अभिकल्प, और फिलहाल तो प्रसंग का आप संपादन कर रहे हैं। कुछ और किताबें आपकी हैं विविध विषयों पर, खुसरो से भारती तक, आज की विविध कविताएं, समकालीन कविता यात्रा, ये 2 भागों में आई। और संपादित किताब भी आपकी एक है, शमशेर रचना संचयन। एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची से आपने अपने करियर की शुरुआत की और फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से आप 2007 में रिटायर हुए विभागाध्यक्ष के तौर पर। और पूर्व सदस्य आप रहे हैं परामर्श समिति हिंदी एवं जनरल काउंसिल, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली। सांस्कृतिक यात्राएं आपने कई देशों की है, उज्बेकिस्तान, इंग्लैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस आदि, स्विट्जरलैंड, इटली, बहुत सारे, वेटिकन सिटी भी शामिल है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, थाईलैंड वगैरह। बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हैं, केदारनाथ अग्रवाल स्मृति सम्मान, राधा कृष्ण पुरस्कार और भी बहुत से पुरस्कार। तो स्वागत है शंभू बादल जी। और आप बहुत दिनों से जिस मेहनत में संलग्न थे, प्रसंग का जो बृहद अंक आपने निकाला है वो पूरा हुआ काम। तो अब फिलहाल तो आराम कर रहे होंगे, आगे का क्या प्लान है? आगे तो अंक प्रसंग का ही निकालना है, कुछ किताबें संपादित करनी है और कुछ अपनी कविताओं को लेकर एक
संकलन निकालना है, लंबे समय से नहीं निकला है संकलन। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वर्ष एक बादल जी, करता हूँ। आपका मोबाइल क्यों आपका स्थिर होके आ रहा है? और क्या आवाज नहीं जा रही है? नहीं, आवाज आवाज आ रही है। हाँ, हाँ लेकिन लेकिन विजुअल जो है लेकिन वो थोड़ा स्थिर हो गया हाँ है। हाँ, चलिए अच्छा ठीक है। चलिए जाने दीजिए, वो कोई टेक्निकल दिक्कत होगी। तो आप सर, आप अच्छा कविता पाठ शुरू करें। अच्छा, ठीक। मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगा, जिसमें जी। कुछ कविताएं तो पुस्तक में पहले छपी हुई है और कुछ इधर की नई है। तो स्वागत। मैं शुरुआत करता हूँ। एक कविता है गुजरा, उसके बाद फिर और कुछ कविताएं। गुजरा, बताओ तो सही, जीवन और मांदर के बीच रेखा जो सदियों से क्षीण बनी हुई है, तुम्हें कौन सा जीवन रस देती रही है। गुजरा, बताओ तो सही, जीवन और मांदर के बीच रेखा जो सदियों से क्षीण बनी हुई है, तुम्हें कौन सा जीवन रस देती रही है। हर शाम तुम नाचते हो, गाते हो, मांदर पर थाप लगाते हो, दर्जनों पैर अखड़ा में थिरकते हैं, युवक युवतियों के समूह गीत आह्लादकता को परत दर परत और भी रंगीनियों से भरते हैं। किंतु सुबह गुजरा, किंतु सुबह गुजरा, तुम्हें अंधेरा क्यों दिखता है, जबकि सूरज भगवान तुम्हारी देह पर, तुम्हारी झोपड़ी पर, तुम्हारी मिट्टी पर रोशनी उड़ेल रहे होते हैं और तुम्हारा हाथ हल की लगाम थामे होता है। गुजरा, जब कभी तुम गुजरा, जब कभी तुम गांव के देवता गंवात आते हैं, जब कभी तुम पर गांव के देवता गंवात आते हैं, लोगों की अच्छत देखते हो और उनके खैर कुशल कहते हो, गांव का बंधनु करते हो ताकि कोई बीमारी न आए गांव में, पशुओं को बाघ न पकड़े वन में। किंतु तुम्हारे ही जीवन में बीमारी कहाँ से आती है, किंतु तुम्हारे ही जीवन में बीमारी कहाँ से आती है, बाघ कैसे नोचता है तुम्हें अपने ही घर गांव में, और तुम भूख के भंवर में कैसे फंस जाते हो, कैसे धंसती है तुम्हारी कोड़ी तुम्हारे ही सीने में। तुम तो खेतों में अन्न बीज बोते हो, तुम्हारे दरवाजे पर कांटों की झाड़ियां कैसे उगाती हैं, तुम्हारे ही तलवों को लहू लुहान क्यों करते हैं ये कांटे। झक्का झोर झूमर खेलना तो ठीक है, झक्का झोर झूमर खेलना तो ठीक है, पर जीवन का रूप कहाँ कहाँ क्या है, हड़िया और दारू से कीट कैसे घुसते हैं, इन पर भी सोचना है, फिर सोचेगा कौन। मेहमानों के सामने कोई जब तुम्हें नचाए, मेहमानों के सामने कोई जब तुम्हें नचाए, तुम्हारी लोक कला की प्रशंसा करे, तुम्हें हकीकत नहीं समझनी चाहिए क्या, तुम प्रदर्शन की वस्तु हो। तुम्हें तो मुखौटे उतारने और चांटे जड़ने की कला भी आनी चाहिए, तुम्हें तो मुखौटे उतारने और चांटे जड़ने की कला भी आनी चाहिए, क्योंकि थाप और चांटे का संतुलन, क्योंकि थाप और चांटे का संतुलन तुम्हारे लिए सही जगह सुनिश्चित कर सकता है, सही बहुत जगह बढ़िया, सुनिश्चित कर सकता है। बहुत सुंदर कविता, ये बहुत सशक्त। पहली कविता है। इसके बाद मैं इधर की कुछ कविताएं और देखता जी। हूँ। वह औरत पगली नहीं थी, सच कहता हूँ, वह औरत पगली नहीं थी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। काजल उसका नाम था, पति का नाम कुमार था, बहुत समझदार थी, संवेदनशील थी, पति के लिए जीती थी। कुमार भी न्योछावर था, दो शरीर एक जान, एक प्यारी बेटी थी, बहुत ही दुलारी, नाम था मनोरमा। जवानी इठला रही थी, खिलखिला रही थी, रंग बिरंगे फूल हवा के साथ मचल रहे थे, सुगंधमय परिवेश तृप्ति का खुला खजाना था कि मौत बिजली से आई, कुमार मनोरमा को ले गई, शराबी युवक ने गाड़ी से कुचल दिया।
अधूरी कजली कटी डाली सी गिर पड़ी, दिल पर गहरी चोट। अधूरी कजली कटी डाली सी गिर पड़ी, दिल पर गहरी चोट। अति विह्वल हुई वह, लोग उसे पगली समझने लगे, कहने लगे, चिढ़ाने लगे बच्चे उसे। रुदन के कई महीने हाहाकार लिए अतीत में घुस गए। रुदन के कई महीने हाहाकार लिए अतीत में घुस गए। यथार्थ कजली को बार बार झकझोरने लगा। यथार्थ कजली को बार बार झकझोरने लगा, गंभीर चुनौती देने लगा। कजली धीरे धीरे स्वयं को संभालने लगी। झंझावात के बीच वह एक दिन उठी। झंझावात के बीच वह एक दिन उठी, चुपचाप दूसरा शहर चली गई। नया जीवन गढ़ने में लग गई। चुपचाप नए शहर में नया जीवन गढ़ने में लग गई कजली। वाह। अगली कविता है, ओ मेरे पापा। ओ मेरे पापा, हुलिया का बचपन प्रफुल्लित किलकारियों से भरा था। हुलिया का बचपन प्रफुल्लित किलकारियों से भरा था। उसकी चाह का हर रंग उसके पास था। मौसम में कहीं भी कांटे ताप नहीं थे, केवल खुशियों के फुहार थे। एक दिन पिता खांसते खांसते आकाश में समा गए। एक दिन पिता खांसते खांसते आकाश में समा गए। दुख के पंजे फुलिया को लहू लुहान करते रहे। वह रोती सिसकती निराशा के सागर में डूबती उतराती रही। दुख के पंजे फुलिया को लहू लुहान करते रहे। वह रोती सिसकती निराशा के सागर में डूबती उतरती रही। उसके सपने अखवाने को थे कि सूख गए। फुलिया के सपने अखवाने को थे कि सूख गए। भरी भरी आंखें लिए वह सोचती रही, काश पापा जीवित होते, मुझे जरूर पढ़ाते। तब मैं झाड़ू पोछा बर्तन के चक्कर में नहीं फंसती, आगे बढ़ती गीत लिखती। तब मैं झाड़ू पोछा बर्तन के चक्कर में नहीं फंसती, आगे बढ़ती गीत लिखती, बच्चों को पढ़ाती। ओ मेरे वाह पापा, मैं पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तीसरी अगली कविता है, सरिता का पेड़। सरिता का एक पेड़ है महुए का। सरिता का एक पेड़ है महुए का। पेड़ युवा है, खूब छतनार, बलिष्ठ भुजाएं, सघन टहनी, सुगंधित बयार, वासंती उल्लास। जब धूप चढ़ती है पेड़ ठठाकर हंसता है। जब धूप चढ़ती है पेड़ ठठाकर हंसता है। प्रसन्न खोंच बरसाते हैं फूल। प्रसन्न खोंच बरसाते हैं फूल। महुआई सफेद गद्देदार हो जाती है जमीन। गद्देदार महुओं से हो जाती है जमीन। इतने सारे महुए सरिता खिल जाती है। इतने सारे महुए सरिता खिल जाती है। सोचती है, इससे माँ का इलाज करवाऊंगी, इससे माँ का इलाज करवाऊंगी। अच्छा सलवार सूट जूती खरीदूंगी। महुआ बहुत मीठा है। महुआ बहुत मीठा है, माँ को पसंद है। शाम को एक हड़िया सिझाऊंगी, मन भर खाऊंगी। शाम को एक हड़िया महुआ सिझाऊंगी, मन भर खाऊंगी, पड़ोसियों को भी खिलाऊंगी। अगली एक मार्मिक कविता कविता। है छोटी सी, वो है मुस्कान दे। मुस्कान दे कविता। हम चलें खर पतवार हटा, उन्हें नवजीवन दे। हम चलें खर पतवार हटा, उन्हें नवजीवन दे। खुशी के बीज बोए, विविध पौधे रोपें, उदास मौसम को मुस्कान दे। हम चलें खरपतवार हटा, उन्हें नवजीवन दे। खुशी के बीज बोए, विविध पौधे रोपें, उदास मौसम को मुस्कान दें। अगली कविता है, बिवाई पड़ी है। समाज में बिवाई पड़ी है,
क्यों पड़ी है विवाही? समाज में विवाही पड़ी है, क्यों पड़ी है विवाही? यह एक 3 वाक्य की थी। हाल चाल, अगली कविता। हाल चाल क्या है आस्तिक पीढ़ी, चारवाकी पीढ़ी, बौद्ध पीढ़ी। हाल चाल क्या है आस्तिक पीढ़ी, चारवाकी पीढ़ी, बौद्ध पीढ़ी, मार्क्सिस्ट पीढ़ी और पीढ़ियां। अब किसे कहाँ क्या बदलना है, किस तरह से क्या करना है। अगली कविता है पत्तियां हरी होंगी, क्षुद्रता के बड़े बड़े टीले, क्षुद्रता के बड़े बड़े टीले, अंधेरे में लोग उजाले, कई कई उजाले किसने लूट लिए। क्षुद्रता के बड़े बड़े टीले, अंधेरे में लोग उजाले, कई कई उजाले किसने लूट लिए। प्रेम के पंख, कई कई पंख किसने नोचे, सब इन्हें जानते हैं फिर भी कुछ कर नहीं पाते, मौन बने रहते हैं। बल आगे, अपना बल आवाज के साथ लाना ही होगा, पत्तियां तब हरी होंगी। बल को आगे करना होगा, अपना बल आवाज के साथ लाना ही होगा, पत्तियां तब हरी होंगी। अब कितना समय बचा होगा? और अभी 5 मिनट है, सुनाइए आप। अच्छा, बढ़िया कविताएं हैं, बहुत अच्छी कविताएं आप सुना रहे हैं, बहुत मार्मिक और सशक्त कविताएं हैं। अगली कविता मैं सुनाता हूँ। ये गोरख पांडे ने एक कविता लिखी थी और उसी पर एक अगली कविता लिखी थी कंवल भारती ने। तो गोरख पांडे की एक कविता थी और कंवल भारती की कविता थी। दोनों कविताएं मैंने जब पढ़ी तो लगा कि कोई तीसरी बात मुझे कहनी चाहिए और उसी संदर्भ में यह कविता बनी है। चिड़िया वही मारी गई। प्रिय कवि गोरख पांडे की याद में यह कविता है। चिड़िया वही मारी गई। गोरख पांडे ने लिखी कविता भूखी चिड़िया की कहानी। यह गोरख पांडे की कविता का शीर्षक है, भूखी चिड़िया की कहानी। इस नाम से उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कविता लिखी थी। एक थी चिड़िया, चिड़िया भूखी थी। एक थी चिड़िया, चिड़िया भूखी थी। भूखी थी चिड़िया इसलिए गुनहगार थी, मारी गई चिड़िया जो भूखी थी। कंवल भारती ने लिखी दूसरी कविता चिड़िया जो मारी गई। यह कंवल भारती की कविता का नाम था, चिड़िया जो मारी गई। उन्होंने लिखा, लेकिन गोरख पांडे ने गलत लिखा था। वह चिड़िया भूख से नहीं, चिड़िया होने से पीड़ित थी। यह कंवल भारती का कहना था। गोरख पांडे ने गलत लिखा था। वह चिड़िया भूख से नहीं, चिड़िया होने से पीड़ित थी। गरीबी नहीं, सामाजिक बेइज्जती अखरती है। वह चिड़िया थी इसलिए गुनाहगार थी, चिड़िया जो मारी गई। कंवल भारती का यह मत हुआ। अब मैं इस पर कुछ बात रखता हूँ। वास्तव में गोरख पांडे ने सही लिखा था। वास्तव में गोरख पांडे ने सही लिखा था। कंवल भारती में भी एक ऊपरी सच है। वास्तव में गोरख पांडे ने सही लिखा था। कंवल भारती में भी एक ऊपरी सच है। दूर से दोनों खंडित से लगते हैं, दाने को तरसती, भूख से तड़पती, जीवन मृत्यु के बीच की रेखा पर पहुंचती चिड़िया, अगली सांस बचाने के लिए छटपटाती चिड़िया। वास्तव में गोरख पांडे ने सही लिखा था। कंवल भारती में भी एक ऊपरी सच है। दूर से दोनों खंडित से लगते हैं, दाने को तरसती, भूख से तड़पती, जीवन मृत्यु के बीच की रेखा पर पहुंचती चिड़िया, अगली सांस बचाने के लिए छटपटाती चिड़िया। भूखी चिड़िया के मर्मांतक अनुभव की उपेक्षा, भूखी चिड़िया के मर्मांतक अनुभव की उपेक्षा आत्म समाज घाती है। कविता के साथ कुछ करो कवि। भूखी चिड़िया के मर्मांतक अनुभव की उपेक्षा आत्म समाज घाती है। कविता के साथ कुछ करो कवि कि भूख सामाजिक बेइज्जती के विरुद्ध विद्रोह संघर्ष करे चिड़िया।
कि भूख सामाजिक बेइज्जती के विरुद्ध विद्रोह संघर्ष करे चिड़िया, और यह पूरी मजबूती से चिड़िया ही कर सकती है। ध्यान दो मार्क्स का अनुभव गरीबी का सामाजिक बेइज्जती से रिक्त नहीं। ध्यान दो मार्क्स का अनुभव गरीबी का सामाजिक बेइज्जती से रिक्त नहीं। अंबेडकर का अनुभव सामाजिक बेइज्जती का गरीबी से रहित नहीं। गरीबी सामाजिक बेइज्जती का रिश्ता अटूट सा है। चिड़िया भूखी थी और चिड़िया चिड़िया थी। चूंकि चिड़िया भूखी थी इसलिए चिड़िया चिड़िया थी, और चिड़िया चिड़िया थी इसलिए चिड़िया भूखी थी। इसीलिए वाह वाह, गुनाहगार थी क्या चिड़िया। बात है। चिड़िया बहुत खूब। भूख और चिड़िया होने से पीड़ित थी। चिड़िया भूख और चिड़िया होने से पीड़ित थी, इसीलिए चिड़िया वही मारी गई। इसीलिए चिड़िया वही मारी गई। वाह वाह, आपने बहुत दोनों को मिला दिया। आपने गोरख को और कमल भारती को मिला दिया, कमल भारती दोनों को जोड़ दिया। दलित प्रसिद्ध कवि हैं कमल जी भारती। जी, हाँ हाँ, पता है। जी। और आज के समय में तो सारी विभीषिकाएं एक साथ हैं, इसीलिए हाँ कविताएं भी मिलेंगी ही। हाँ जी, आगे सर, आगे चलिए प्लीज। अच्छा ठीक है। तो एक अगली कविता में पढ़ता हूँ। नदी में कोई कंकड़ न डाले, वाह, नदी में कोई कंकड़ स्वागत है। न डाले। जी नदी सर। बहती है इतिहास रचती है, उसकी कल कल धारा का गीत होता है, गीत कोई अवरुद्ध न करे। नदी बहती है इतिहास रचती है, उसकी कल कल धारा का गीत होता है, गीत कोई अवरुद्ध न करे। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक नदी सूर्य को, चांद तारों को, धरती को सीने से लगाए लगातार चलती है। पथरीले पथ पर पाँव में पड़ते छाले का गम नहीं। हमारे गांव की एक नदी है, हमारे गांव की एक नदी है, अनंत काल की नदी। नदी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, हम नहीं जानते। सिर्फ इतना जानते हैं, यह तटों के बीच से तटों के पार जाती है, नए तट बनाती है। प्यासों की तृप्ति में, फसलों की हंसी में इसकी मुस्कान रहती है। पहाड़ी सीने का दर्द, पत्ती टहनी की कहानी। पहाड़ी सीने का दर्द, पत्ती टहनी की कहानी। पक्षी की पंख कथा, गाय बाघ के पग चिन्ह। कुल्हाड़ी की धार, शहरी मन का कसैलापन। गोलियों की तड़प, बमों के खंडहर, खूनी हाथों की दुर्गंध। जीवन मृत्यु के नाटक, बहुत कुछ लिए दिए चल रही है नदी। हमने जल खिदोर किया, नदी ने साफ किया। अपनी सी रहती है नदी, बड़ी प्यारी है नदी। इसमें वाह, मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है। राम नाम सत है की आवाज, हमारे आंसू की बूंदें इसने युगों से बचा रखी है। राम नाम सत है की आवाज, हमारे आंसू की बूंदें इस नदी ने युगों से बचा रखी है। फिर भी मैं नहीं जानता, फिर भी मैं नहीं जानता राम नाम सत है या नहीं, किंतु यह जरूर जानता हूँ नाम सत है, शब्द सत है, क्योंकि पिता माँ पत्नी शब्द हैं। नदी पार जाने वाले मौलाना भाई, जरा ठहरो, थोड़ी देर में जाना। मेरी माँ मेरी पत्नी पूजा कर रही हैं, जल्द ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगी। वो देखो, मेरे पिता ने माँ के हाथों में सूप रखा है। ए मौलाना भाई, तू रुकना, प्रसाद लेकर जाना, लेकिन ध्यान रखना नदी में कोई कंकड़ न डाले, नदी में कोई कंकड़ न डाले। ये कविता तो हो गई। क्या और कोई एक आध या छोड़ दिया जाए, समय यदि हो नहीं गया नहीं, तो। आप सुना, एक और सुनाइए, एक और सुनाइए। ये एक कविता कुल्हा मोची के नाम से है, जी वो जी। कविता सुनाता हूँ। ये अंतिम कविता है। हम्म। कुल्हा मोची। कमाचियां जब पड़ती हैं ढोल पर, बजता है ढोल, डिन डिन डिडिक डिडिक।
कमाचियां जब पड़ती हैं ढोल पर, बजता है ढोल डिन डिन डिडिक डिडिक, और गूंजता है जीवन कोल्हा मोची का, बाप का, दादे का, परदादे का। गूंजता है जीवन कोल्हा मोची का, बाप का, दादे का, परदादे का। झक झक बिजली और बैंड बाजों के बीच रंगीन सज्जा से उदासीन अपनी ही धुन से बजता है ढोल, बजता है कोल्हा मोची, बजता है पीढ़ियों का जीवन। राघव पंडित के बेटे का जनेऊ संस्कार हो, या वीर सिंह की बेटी का ब्याह, या बढ़न साव का कीर्तन विसर्जन, या मंगरा राम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा, या रनु महतो पर भूत चढ़ना, या चेतु बूढ़े की शव यात्रा, जमकर बजता है कोल्हा मोची, जमकर बजता है कोल्हा मोची। कोल्हा मोची अपने बेटे के सामने ढोल रखता है, कोल्हा मोची अपने बेटे के सामने ढोल रखता है, हाथ में कमाची भी थमाता है, किंतु बेटा कमाची तोड़ ढोल फोड़ता है। कोल्हा मोची दरकता है, जड़ से हिलता है, भीगता है, और एक नया बीज यहीं उगता है। वाह वाह। कोल्हा मोची देखता है, कोल्हा मोची देखता है पहली बार, बहुत कुछ एक साथ देखता है। कोल्हा मोची देखता है पहली बार, बहुत कुछ एक साथ। बेटे का तना से चेहरा, बेटे का तना चेहरा, भूख की उफनती नदी, फूटा ढोल, उपेक्षा का फंदा, मुखिया की हेकड़ी, विधायक का दारू लिए हाथ। कोल्हा मोची देखता है पहली बार, बहुत कुछ एक साथ। बेटे का चेहरा, बेटे का तना चेहरा, भूख की उफनती नदी, फूटा ढोल, उपेक्षा का फंदा, मुखिया की हेकड़ी, विधायक का दारू लिए हाथ। धन्यवाद आप सबों को। बहुत 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 अच्छी कविताओं का धन्यवाद। पाठ शंभू जी ने। धन्यवाद और आभार तो आपका सर के बहुत ही सशक्त और मार्मिक कविताएं जो कि जनजीवन से जुड़ी हैं, खासतौर पर जो दलित, वंचित, शोषित, ये जो आदिवासी हैं। आप कहते हैं कि मादल पे ही थाप क्यों मारी जाए, एक चांटा जो है व्यवस्था के गाल पर भी जड़ा जा सकता है, और तभी थाप और चांटे में एक संतुलन बनेगा और तभी कुछ सुधार आएगा। तो बहुत ये समानुभूति कहते हैं, सहानुभूति की कविताएं नहीं है। आप उनके दर्द में उतर कर उसको महसूस करके लिखते हैं, और ये मुख्य स्वर मैंने देखा आपकी कविताओं का। बहुत धीर गंभीर स्वर में एक बुजुर्ग किस तरह से अपने समाज की चिंता कर रहा है, कुछ ऐसा समा बन रहा था यहाँ पर। बहुत आभार आपका सर जी। धन्यवाद जी सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कौशल किशोर जी को। आप जो हैं अपना वक्तव्य यहाँ देंगे। कवियों पर तो आप बात करेंगे, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हो समकालीन कविता पर तो आपका स्वागत है। कौशल जी का जन्म बलिया में हुआ 1951 में, और युवा लेखन, परिपत्र तथा जन संस्कृति, इन पत्रिकाओं का आपने संपादन किया। दैनिक जन संदेश, टाइम्स के साहित्यिक पृष्ठ, सृजन में भी आपने संपादन सहयोग किया, और लखनऊ से प्रकाशित त्रैमासिक रेवांत जो पत्रिका है उसके आप इस समय प्रधान संपादक हैं। और इन सबसे ऊपर एक खास बात यह है कि जन संस्कृति मंच का जब संस्थापन हुआ था, मेरा ख्याल 1985 में, तो संस्थापकों में आप रहे, राष्ट्रीय संगठन सचिव रहे, और फिलहाल उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और प्रकाशित कृतियां आपकी हैं 2 कविता संग्रह, वह औरत नहीं महानद थी तथा नई शुरुआत, और कोरोना पर आपने किताब संपादित की कर्ज के काफिले, और वैचारिक और सांस्कृतिक लेखों के 2 संग्रह आपके प्रकाशित हैं, और बहुत सी किताबें प्रकाशन के लिए तैयार हैं। एक तो अभी आ गई, समय समाज, ऐसा कुछ नाम है सर, बताइएगा। समय समाज और साहित्य। जी जी, समय समाज और साहित्य, ये अभी कविता जो है लोकार्पित, सारी ये किताब आपकी लोकार्पित। कविता की भी 4 किताबें हैं। अच्छा, 4 ये किताबें आ रही कौशल जी की, सब महत्व। अच्छा, आने वाली है, राइट। फिलहाल लगातार आती जा रही, कविता हो, आलोचना हो, वैचारिक लेख हो। जी जी जी, नहीं वो तो है। काफी सक्रिय हैं।
तो केदारनाथ अग्रवाल सम्मान जो है आपको 1921 में, ये 2021 में मिला था। तो स्वागत है कौशल जी, अपना वक्तव्य शुरू करें। अनम्यूट करिएगा सर जी। धन्यवाद प्रशांत जी। आज कविता मुंबई का ये काफी समृद्ध मंच है और अपने दो अत्यंत प्रिय कवियों को सुनने का एक अवसर मिला। और थोड़ी बात कविता मुंबई पर भी होनी चाहिए। देखिए, पिछले साल सितंबर में कविता मुंबई का आयोजन हुआ 2 दिनों का। उसके बाद से लगातार जिस तरह से मुंबई ने और हमारे साथियों, जिसमें हृदयेश मैंग जी हैं, डॉक्टर भूपनाथ पांडे हैं, प्रशांत जैन हैं और भी बहुत सारे साथी हैं, उन लोगों ने जिस तरह से कविता पर काम किया है, उससे यह कविता मुंबई का मंच सिर्फ मुंबई का मंच नहीं रह गया है, यह एक राष्ट्रीय मंच बन करके उभर कर आया है। और कविता भले ही, ये समस्या है भी और ये चर्चा भी हम लोग करते रहते हैं कि अभी भी हिंदी कविता समाज से नहीं जुड़ पा रही है, समाज तक नहीं पहुंच पा रही है ना। लेकिन इसी तरह के प्रयत्नों से, कोशिशों से हिंदी कविता का परिसर बढ़ रहा है और इसलिए हमें लगता है कि कविता मुंबई के इस प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए और इस तरह के प्रयासों को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं हमारे इस मंच पर जितेंद्र कुमार जी आरा से जुड़े हैं, भास्कर चौधरी जी छत्तीसगढ़ से, कोरबा से, डॉक्टर अवंतिका सिंह हैं लखनऊ से हैं, अभी ये पिछले दिनों विशाखापट्टनम में थी और वहां से इस समय लखनऊ में है। और देखिए, हम लोगों ने 2 कवियों की कविताओं को सुना। चंद्रेश्वर जी ML के PG कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे, प्रोफेसर रहे। बादल जी विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और दोनों लोग एकेडमिक दुनिया के हैं। और मेरी स्थिति ये है कि मैं नॉन एकेडमिक दुनिया का हूं। अब इन 2 कवियों पर टिप्पणी करना कहाँ तक मेरे लिए संभव हो पाएगा, ये तो जो मैं कुछ अपनी बातें रखूंगा उसी से। कि देखिए, दोनों जिन कवियों को हम लोगों ने सुना वे समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं, महत्वपूर्ण से भी अधिक जरूरी कवि हैं। और हमने इन दोनों की कविताओं, जो समकालीन कविता है, देखिए समकालीन कविता को लेकर के एक विमर्श भी है, एक बहस भी है, क्योंकि यह कविता 1970 से ही समकालीन कविता आनी शुरू हो जाती है और यह दौर है समकालीन कविता का। मेरे अनुसार यह तीसरा चरण माना जा सकता है। जैसे पहला चरण जो था, जिसमें जनवाद का तत्व प्रधान था, मजदूर, किसान, क्रांति, गांव, ये सब सवाल उसमें केंद्रीयता, माने केंद्रीय सवाल के रूप में यह प्रश्न था। विचारधारा के स्तर पर मार्क्सवाद उसके लिए मुख्य प्रेरक विचारधारा के रूप में, कविता की विचारधारा के रूप में। दूसरा दौर आता है जब हिंदी कविता में छंदों की वापसी होती है, उसकी पहुंच बढ़ती है और कलावाद और जनवाद के बीच का संघर्ष तेज होता है ना। और तीसरे दौर में, जो आज के का दौर, उसी का विस्तार है, जहां पर कविता के अनेक स्वर हैं। मतलब जहां पहले की कविता व्यवस्था विरोध वहां पर केंद्र में था, तो आज प्रतिरोध का सवाल
केंद्र में आ गया है। और अनेक स्वर होने से उसमें एक विविधता भी आई है और बहुत तरह की सत्ताओं को यह स्वर उसके प्रतिरोध में खड़ी होती है, अभिव्यक्त करती। लेकिन हमने हमारे बादल जी और चंद्रेश्वर जी वे कवि हैं, इस समकालीन कविता की जो केंद्रीय स्थिति है, जो प्रतिरोध की जो केंद्रीय धारा है, उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। इसीलिए आप पाएंगे कि इनकी कविताओं में कोई खंडित विचार नहीं है, यहाँ लोक उसके केंद्र में है। और इन दोनों कवियों में देखेंगे कि इनकी अपनी जमीन है तो उसी तरह से अपना आसमान भी है। अगर वहां चंद्रेश्वर जी की कविता में वह पिया भोजपुर का समाज, वहां का जीवन, वहां के वो जिंदा साह जो है ना, वह वहां की पीड़ा, उनका संघर्ष है। तो बादल जी की कविता में आदिवासियों का जीवन, जो झारखंड का जीवन है, कोल्हा माझी है, गुजरा है, मन इस तरह के तमाम पात्र हैं, उनका संघर्ष है, उनकी हंसी खुशी है। तो ये इस तरह से आप एक तरफ वह जमीन पर जुड़ती है तो दूसरी तरफ आज की सत्ता, आज के सवाल से टकराती है। वह एक सत्ता विरोधी इस पूरे के पूरे इस दौर में के सवालों से रूबरू होती है और रास्ता निकालती है। संघर्ष की राह पर ये कविता चलती है। तो ये वे कविताएं हैं जहां पर आपको बहुत इनकी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने बहुत सारी इनकी कविताओं पर मेरी टिप्पणी भी है। जैसे ये चंद्रेश्वर जी की कविता, मैंने समय से मुठभेड़, वो कहते भी है ना कि विचार को पाषाण न बनाया जाए। इन दोनों की जमीन वैचारिक जमीन है ना, और ये समय से दोनों संवाद करते हैं ना। दोनों कवि समय से संवाद धर्मी कवि हैं। कहते हैं ना, ये चंद्रेश्वर जी की कविता में देखिए, कहते हैं अब हत्यारे सिर्फ किसी निर्दोष इंसान की हत्या ही नहीं कराएंगे, भीड़ से उन्माद पैदा कर वे शब्दों को भी मारकर दफनाने के पहले उन पर कानूनी चादर उड़ा देंगे सफेद उन पर कानूनी चादर उड़ा देंगे सफेद कफन। मतलब आज इस दौर की, पिछले 10 साल के दौर की एक लिंचिंग, तो यहाँ कभी लिंचिंग को के जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है वहां तक उसकी नजर जाती ले आता है कि सिर्फ व्यक्तियों की हत्या नहीं की जा रही है, शब्दों की भी, संस्कृति की भी हत्या की जा रही है। इतिहास को बदलने का काम किया जा रहा है। वो अपनी एक कविता में कहते हैं कि अब जब सरकार बदलने जा रही है इस नाम को, तो इतिहास संस्कृति का एक बहुरंगी अध्याय दफन होने जा रहा है और यह महज एक शब्द की सुनियोजित हत्या भर नहीं, एक संस्कृति की हत्या। मतलब मुगल सराय का नाम बदल देना सिर्फ मुगल सराय का नाम बदलना नहीं है, बल्कि एक संस्कृति की, इतिहास की हत्या। और इस तरह से दोनों कवियों को आप देखेंगे, ये दोनों कवि अपने स्मृतियों को बचाने का संघर्ष है। इस स्मृतियों में जो अच्छी चीजें हैं, जैसे उन्होंने वो कवि है बाबा जिंदा शाह, मतलब जो शहीद हुए और आज फिर उन्हें शहीद किया जा रहा है। मतलब विकास पर पूरा प्रश्नांकित करते हैं कि यह कैसा विकास है। हम अपनी स्मृतियों को नष्ट कर रहे हैं, हम अपने इतिहास को नष्ट कर रहे हैं, मानव जाति की जो संघर्ष की सुदीर्घ परंपरा है उसको हम नष्ट कर रहे हैं। देखिए इनकी कविता में जैसे एक कविता आपने सुनाई कि सरलता का सरल होना किसी अपराधी, माफिया और डान के आगे बिक जाना नहीं, सरल होना मानवीय होना।
कुछ ज्यादा सरल होना उतना ही कठिन है जितना खींचना कोई सरल रेखा। सरलता ओढ़ी नहीं जाती जैसे महानता। वो क्या है मतलब इनकी कविता के बारे में आशुतोष कुमार कहते हैं कि ये इन कविताओं को पढ़ना जितना आसान लगता है, इन ऐसी कविताएं लिखना कठिन काम है और ऐसी कविताएं आसानी से नहीं लिखी जा सकती। इनके यहाँ सरलता जीवन मूल्य है। कठिन होना आज के समय में ओढ़ी हुई संस्कृति है जिसमें पाखंड है, धूर्तता है। चंद्रेश्वर अपनी बात को सादगी और सहजता से कहते हैं और यही इनकी काव्य कला है। एक द्वंदात्मक स्थिति हमेशा एक कविता में उपस्थित देखेंगे और व्यंजना में, बातों को व्यंग में, और इसीलिए इन कविताओं की पहुंच और मारकता बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कवि हैं, इनकी कई ऐसी कविताएं हैं क्योंकि एक 80 के बाद से इनकी कविता के क्षेत्र में आते हैं और करीब 4 दशक से अधिक का समय है और इसीलिए आपकी कविता का हलक भी बड़ा है और उसमें विविधता भी है। बहुत सारी, एक बहुत अच्छी कविता है आपकी पूरबिया। तो देखिए, जिस द्वंद की मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ पर भी आपने सुनी कि परम पिता और निर्भया के पिता एक द्वंद खड़ा करते हैं समाज के अंदर, और यह द्वंद माने कभी कहाँ खड़ा होता है, उसका सरोकार कहाँ है, उसकी प्रतिबद्धता उस लोक के साथ है जिस लोक को इस लोकतंत्र में बेदखल किया गया है और लगातार किया जा रहा है। और यही चिंता आपके यहाँ भी देखेंगे, बादल जी के यहाँ भी हमें देखने को मिलती है। और जैसे आपने बादल जी आते हैं 70 के दशक में, आपकी एक लंबी कविता आती है, पैदल चलने वाले पूछते हैं। वो पैदल चलने वाले के साथ खड़े होते हैं। वो पैदल चलने वाला कौन है? वह वही लोग है, वही आम आदमी है, वही मजदूर है, वही किसान है, और जिसको हमने प्रवासी कह करके इस कोरोना के काल में हमने देखा कि किस तरह से वह पैदल ही पूरे 1400 किलोमीटर की वह यात्रा करता है। तो पैदल चलने वाले कविता में वो कहते हैं। तो देखिए, वह कविता 70 के दशक की कविता है आपकी, लेकिन लगता है वह आज की कविता है। उसके अंदर की हिम्मत, सामूहिकता, जिजीविषा को आज भी हम देख सकते हैं। वो कहते हैं कि चाहे आंधी आए हु, चाहे मेघ गरजे गड़ 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 गड़, चाहे बिजली कौंधे चम चम चम, चाहे ओला बरसे तड़ तड़ तड़, चाहे पहाड़ घिर जाए हमारे रास्ते, हम रहेंगे साथ, हम बोलेंगे साथ, हम लड़ेंगे साथ 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 साथ। तो बादल जी की कविताओं में सामूहिकता की यह संस्कृति लगातार आगे बढ़ी है, बढ़ती गई है। जैसे उन्होंने गुजरा कविता सुनाई, उसमें पूरा मैंने जिस तरह से जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, जिस तरह से एक संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है, वह सिर्फ तमाशे की वस्तु में बदला जा रहा है। 26 जनवरी पर परेड में उन्हें दिखाया जाए, माने तो वही कविता सवाल करती है कि तुम सिर्फ तमाशे की वस्तु नहीं हो, और इसीलिए तुम अगर तमाशा बनते हो तो तुम्हें लड़ने की भी कला तुम्हारे अंदर आना चाहिए, प्रतिरोध की भी कला आनी चाहिए, चांटे चढ़ने की भी कला तुम में आनी चाहिए। कहते हैं ना, हर शाम तुम नाचते हो, गाते हो, मांदर पर थाप लगाते हो, मेहमानों के सामने कोई जब तुम्हें नचाए, तुम्हारी लोक कला की प्रशंसा करे, तुम्हें हकीकत नहीं समझनी चाहिए क्या? कभी सवाल करता है कि तुम प्रदर्शन की वस्तु हो क्या? तुम्हें तो मुखौटे उतारने, चांटे चढ़ने की कला भी। तो देखिए,
चंद्रेश्वर जी अपने तरीके से प्रतिरोध रचते हैं, तो बादल जी अपने तरीके से, कि एक ही जमीन पर खड़े होकर भी शैली कहन में टूल्स उसके अपने हैं, अपने अनुभव हैं, अपनी भाषा है, अपना शिल्प है, दोनों अपने अपने तरीके से इस प्रतिरोध को रचते हैं अपनी कविता में। अभी बादल जी की एक कविता हम लोगों ने सुनी, चिड़िया और चिड़िया को लेकर के, वह गोरख पांडे की कविता, जो गोरख पांडे इस बात को ले आते हैं कि गरीबी एक सबसे बड़ा आम आदमी के लिए अभिशाप है। तो कंवल भारती इस बात को ले आते हैं कि जात एक सबसे बड़ा वह अभिशाप हमारे सामने, हमारे समाज में है। लेकिन इन दोनों को लेकर के एक नई दिशा, एक तार्किक परिणत तक बादल जी ले जाते हैं कि भूख भी और जाति भी। जैसे जब याद होगा डॉक्टर अंबेडकर ने जब नागपुर में वह धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था दलितों के लिए, उन्होंने कहा था कि दलित ही सबसे अधिक आर्थिक रूप से भी दलित है। तो सवाल है कि आप सिर्फ जाति के रूप में ही दलित नहीं हैं, बल्कि आप आर्थिक रूप से भी दलित हैं। और इसलिए आपकी लड़ाई अगर सामाजिक समानता की लड़ाई है, तो वह लड़ाई आर्थिक समानता की भी लड़ाई है, बराबरी की भी लड़ाई है। और यह बराबरी की लड़ाई एक व्यापक लड़ाई है, समाज के जनवादीकरण की लड़ाई है, समाजवादीकरण की लड़ाई है। और इस तरह से यह दोनों कवि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कवि हैं। और एक चीज देखिए कितनी मार्मिकता है दोनों कवियों में है। और बादल जी माँ पिता पत्नी का निधन हुआ, इनके बेटे चंदन जो कि अभी तरुण अवस्था में था, जो काफी संभावनाएं थी, कविताएं भी लिखता था, लेकिन उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो उस नदी के माध्यम से वह एक ऐसी मार्मिक, वह सिर्फ नदी को बचाने की, वह बल्कि अपने पुरखों को भी बचाने, अपने लोगों को बचाने की भी एक चिंता है। तो इस तरह से ये दोनों कवि हमारे एक मार्मिकता भी रचते हैं, प्रेम भी रचते हैं। यहाँ स्त्रियां भी आती हैं, जिसकी चर्चा, जिस कविता का पाठ चंद्रेश्वर जी ने नहीं की, वो अपनी कविता में वो कहते हैं, एक कविता में वो कहते हैं कि एक मैं देखता हूँ, हाँ, क्या प्यार के रंग में शामिल नहीं सारे रंग दुनिया के, इसमें शामिल रंग गाढ़ा काला सूफियों के लबादे का, शामिल इसमें बैनी आह पिनाला। तो देखिए प्रेम की भाषा, बैनी आह पिनाला। और ऐसे समय में अभी चंद्रेश्वर जी ने कुमार विकल के कविता संग्रह की चर्चा की, रंग खतरे में है ना। तो आज रंगों को बचाने का भी प्रश्न है, और रंगों के माध्यम से अपने प्रेम और मोहब्बत को भी बचाने का भी सवाल है। और आज प्रेम करना भी, प्रेम की कविताएं लिखना भी प्रतिरोध को ही रचना है। वो कहते भी हैं अपनी एक कविता में कि एक मैना की चित्कार से दरक सकता है अभेद किला किसी पापी राजा का, एक बुलबुल की आह से जा सकती है गद्दी किसी आतताई महंत की। तो यह है प्रेम और प्रतिरोध। हमारे दोनों प्रिय कवि इसको रचते हैं। और समय को मौसम को हाँक ले चलो वाले कवि हैं बादल जी। और मौसम को कैसे अनुकूल बनाया जाए, है ना, कैसे एक नई जन संस्कृति को कविता के माध्यम से ले आया जाए। और इस तरह से दोनों कवि हमारे समय के जरूरी कवि हैं, और इनसे
हिंदी कविता समृद्ध होती है। आज कविता मुंबई के मंच पर हमें इन दोनों कवियों को सुनने का मौका मिला। और मैंने शुरू में ही कहा कि मैं कोई एकेडमिक दुनिया का नहीं हूँ, जबकि ये दोनों लोग एकेडमिक दुनिया के हैं। पता नहीं मैं जो समझ सका, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे संवाद धर्मी कवि हैं कि जहाँ किसी व्याख्या की बहुत जरूरत नहीं है। आप इनकी कविताओं को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, कहीं भी ऐसे शब्द आपको नहीं मिलेंगे जो व्यवहार में ना हो। इन कविताओं की इसीलिए अप्रचलित शब्द है ही नहीं इनकी कविताओं में, सीधे आपसे जुड़ती हैं, संवाद करती हैं और लगता है कि कविताएं हमारी बात करती हैं। मैं इन दोनों कवियों को और प्रशांत जी को और कविता मुंबई के मंच को, भास्कर चौधरी जी हैं, अवंतिका जी हैं, जितेंद्र जी हैं, और सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत मार्मिक टिप्पणी की, बहुत कुछ समझने का हम लोगों को भी मौका मिला आपकी टिप्पणी से कौशल जी। और बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत आभार कौशल जी। लगा प्रशांत जी का संचालन, थैंक यू सर। भास्कर जी आए, अवंतिका जी हैं, कविता मुंबई का, कौशल जी का, प्रशांत जी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। और मैं थोड़ा कौशल जी के बारे में कहूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं एकेडमिक नहीं हूँ, और लेकिन आप जो तरीका है, कौशल जी एकेडमिक लोगों से ज्यादा गहरी बात करते हैं कविता के बारे में। नहीं, आप जमीन पर उतर कर काम करते हैं, आप कविता से लंबा अनुभव है आपके पास जी, और आपका मूल्यांकन भी फिर उसी नजरिए से होता है, व्यावहारिक नजरिए से होता है। सिर्फ आप कलम के कवि नहीं हैं, बल्कि आप सड़क पर उतरने वाले एक्टिविस्ट रहे हैं और अभी भी बहुत सक्रिय हैं। मैंने कौशल एक अकादमिक से ज्यादा सक्रिय है। अकादमिक होना कोई यहाँ कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। अकादमिक होना एक की तरह से, जैसे कहीं कोई मजदूर काम करता है कारखाने में, वैसे ही कोई पढ़ाने वाला कॉलेज में करता है, यूनिवर्सिटी में करता है। जैसे हर आदमी का काम अपना महत्वपूर्ण है, और सभी हम लोग ठीक हैं। और आप जो है, मैं कहना चाहूंगा शंभू जी, एकेडमिक दुनिया में ज्यादा षडांध है। रूढ़ियां बनी हुई हैं और गति विरुद्ध है। बहुत अंदर जाने पर सब पता चलता है। और फिर कविता को जीना जो है वो बड़ी बात है, और कौशल जी सच्चे अर्थों में कविता को जीते हैं। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा अकादमिक होना सकारात्मक भी नहीं है। ना एकदम नहीं। बहुत सही कहा जितेंद्र जी, बहुत सही कहा आपने। और आज की कविताओं की विशेषता ये रही कि इतना मतलब मर्म को छू देने वाली कविताएं हैं, और जो बिल्कुल शोषित और वंचित लोग हैं उनकी पीड़ा को बिल्कुल हस्तामलकवत कहते हैं ना, हाथ में रखा हुआ आंवला, जैसे वेदांत में यही समकालीन कविता की मुख्य धारा है, प्रतिरोध की मुख्य धारा है। अनेक स्वर के बीच उसका जो मूल केंद्रीय स्वर है, ये दोनों कवि उस स्वर के प्रतिनिधि कवि हैं। इस बात को गौर किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने जो इस बात कही कि अनेक स्वर हैं, तो आज बहुत सारे स्वर हैं। और जैसे कोई किसी के लिए प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था और सत्ता प्रधान है, तो किसी के लिए ब्राह्मणवादी सत्ता प्रधान है, तो किसी के लिए पूंजीवादी या उसकी अपनी संस्कृति अपना प्रधान है। लेकिन यहाँ पर जो जनवादी तत्व है, इन सब के बीच में वो जो केंद्रीय तत्व है, इन दोनों उस केंद्रीय तत्व को आप दोनों कभी ले आते हैं। इसलिए प्रतिरोध की जो मुख्य धारा आपकी कविताओं से, प्रतिरोध की कविता की मुख्य धारा सृजित होती, निर्मित होती है, मुझे ये लगता है। आप बिल्कुल। और ये समकालीन कविता की जमीन का विस्तार लगातार हो रहा है, और समकालीन कविता नए यथार्थ को बखूबी पकड़ने में सफल हो रही है। जी। और अपनी चिंता काव्य स्वर में प्रकट कर रही है। यही बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष है समकालीन कविता का। आज की जो कविताएं हैं प्रतिरोध की, उसे मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि आक्रोश एक अंडर करंट की तरह है,
जी शब्द के रूप में आक्रोश आपको नहीं दिखेगा, और पीड़ा जो है वो बहुत प्रधान है। और इसी कारण मुझे लगता है अंतरधारा है उसमें, उसकी अंतरधारा है। तो ये प्रतिरोध की कविताएं जो जिसमें पीड़ा बहुत मुखर है आम आदमी की, इस कारण ही प्रतिरोध बहुत सशक्त होकर उभरता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरह से कार्यक्रम जो है आज का बहुत ही शानदार रहा, और दर्शक जो आगे YouTube पर इसे देखेंगे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।